थोड़ा चर्चा कम करें, शांति बना कर रखें। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज, आदिवासी समाज जिसे कहा जाता है, उसमें जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर बहुत ही कम समय में आयोजित किया गया, और ये कार्यक्रम है हमारे समाज की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी नेक और ईमानदारी के आधार पर समाज के अंदर एक पहचान बनाई, और उस पहचान की वजह से आज वो पूरे भारत की पहचान बन गए। ऐसे हमारे लोक लाडके नवनिर्वाचित सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा मेरे छोटे भाई राजकुमार जी रोहत का ये सम्मान और स्वागत समारोह है। आपने इस कार्यक्रम के लिए यहाँ के स्थानीय समाज बंधुओं की भावनाओं को समझते हुए समय दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके अलावा इस स्वागत समारोह में उपस्थित सभी मंचासीन और पंडाल में विराजे हुए सभी क्रांतिकारी साथियों, बात स्वागत की है और स्वागत की रस्म काफी लंबे समय से चल रही है। आज के कार्यक्रम में भी सुबह शुरू हुई थी और अब जाकर के हाथ जोड़ के खत्म करवाई भाई, अब तो कम से कम इसको खत्म करो। हम लोगों को एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ और अपने समाज के अंदर जिस तरीके का हमारा कल्चर संस्कृति है उसको अपनाते हुए हमें एक वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है। और वो वैचारिक क्रांति जो हम लोगों ने पिछले 25 साल से की है, यहाँ के तमाम बूढ़े बुजुर्ग लोग जानते हैं। तो मैं आपको इस स्वागत समारोह में इस क्रांति के बारे में बताना चाहता हूं कि घी या मक्खन, जो घी होता है ना, इसको घी कहते हैं, वो घी डायरेक्ट भैंस के या गाय के ऊपर हाथ घुमा करके नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है क्या? घी गाय में होता है, भैंस में होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले सकते। सबसे पहले उसे चराना पड़ता है। चराने के बाद में फिर जो ब्याती है उसके बाद में जो दूध देने लगती है तो दूध निकालना पड़ता है। दूध निकालने के बाद में दूध को सही ढंग से प्रोसेस करके गर्म करके फिर उसको दही बनाया पड़ता है। दही बनने से भी फिर दही से कहते हैं कि घी दे दे, तब भी देने वाला नहीं। दूध से कहें कि दूध घी दे दे, फिर भी देने वाला नहीं। फिर उसे मंथन करना पड़ता है, मथना पड़ता है। मथने के बाद फिर उसमें से मक्खन निकलता है। वो भी घी नहीं होता है, वो भी मक्खन होता है। अगर मथने के बाद उस मक्खन को, निकले हुए मक्खन को फिर प्रोसेस में डाल करके गर्म कर नहीं किया जाता है तो उसमें से निज घी नहीं निकलता। तो ये 25 साल से जो हम लोगों ने, समझ लीजिए, पहले गाय भैंस को पाला, फिर चराया, फिर उसको काबिल बनाया, और आज हम दूध को दही में भी कन्वर्ट कर चुके हैं और दही को लगभग मक्खन में भी हम ले आए हैं। अब तो हमें घी निकालने का काम करना है, और ये घी निकालने का काम जो आपके बीच में मंथन का सारा काम हमने कर दिया। अब हम राजकुमार जी रोज से निवेदन करते हैं कि ये मक्खन तैयार है और घी निकालने का काम अब आपको देते हैं। इतना हमने कर लिया। आज जो क्रांति यहां दिखाई दे रही है, ये क्रांति इतनी आसानी से नहीं आई। 24 साल तक इस जालौर के गांव के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर रात दिन घुमाओ, तब जाकर के ये क्रांति आई। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे और आपने कहा
कि अब इनको व्यवस्थित करने की जरूरत है। तो ये व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी भी आप जैसे युवाओं की भी है, आगे की ही है, और आपको उसके लिए अवसर भी समाज प्रदान कर रहा है, आपको अवसर भी समाज उपलब्ध करवा रहा है। आज एक काबिल पद पर आप लोगों को भेजा है, तो मैं स्वागत समारोह में आपके बारे में यही कहूंगा कि आपने जो बहुत ही कम उम्र में हासिल किया है, आपने कम उम्र में हासिल किया है, और हमारे पास अब उम्र कम बची है। हमारे पास में अब उम्र कम बची है, और आपने कम उम्र में आपको अवसर मिला है, तो आपका अभी बहुत लंबा जीवन है और बहुत बड़े रास्ते हैं, बहुत बड़े संघर्ष हैं। आप इसी तरह ईमानदारी के साथ समाज के साथ में खड़े रह करके अपनी आवाज उठाएंगे। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम समाज की बात करते हैं, लेकिन हम समाज कह किसको रहे हैं? हम समाज कह किसको रहे हैं? एक कहावत सुनी होगी, बहुत प्यारी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लोकतंत्र का जमाना है, भारत देश संविधान से चल रहा है, और संविधान के आधार पर जब चलता है तो एक अकेली जाति के आधार पर नहीं चल सकता, संभव नहीं है। मेरा इशारा इस तरफ है कि हमें वास्तविक समाज का निर्माण करना होगा। हमारे दुश्मन ने हम लोगों को 6000 से ज्यादा जातियों में डिवाइड किया, बांटा। अभी बातें आ रही थी कि देवासी समाज के आए हुए हैं, ठीक है ना, प्रजापत समाज के भी आए हुए हैं, माड़ी समाज के भी आए हुए हैं। समाज क्या है एक लाइन में आपको समझा देता है, और जाति क्या है ये आपको पता है। हम जाति का बीड़ा लेकर चल रहे हैं, बात समाज की कर रहे हैं, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। समाज को वास्तविक समाज बनाना पड़ेगा। किसी जमाने की व्यवस्था के अंदर, अभी लोकतांत्रिक जमाना है, उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम धंधा करने की स्वतंत्रता है, जैसी उसकी इच्छा है वो करे। लेकिन किसी जमाने में पाबंदी थी कि नाई का बेटा सिर्फ बाल ही काटेगा, दर्जी का बेटा सिर्फ कपड़ा ही सिलेगा, बुनकर का बेटा सिर्फ कपड़े का बुनाई करेगा, धोबी का बेटा सिर्फ धुलाई करेगा, लोहार का बेटा सिर्फ लोहे का काम करेगा। ये एक व्यवस्था थी, ये जाति व्यवस्था थी जिसके बंधन में हम बंधे हुए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंदर 6743 जातियों को 3 बड़े समूहों में इकट्ठा किया, 3 बड़े समूहों में इकट्ठा किया। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ख मानते हो तो मंच में तब तस्वीर रखना बंद कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपना आदर्श भी मानना और उसके आदर्शों पर ना चलना, इससे बड़ी गद्दारी कोई हो नहीं सकती महापुरुषों के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1152 जातियों को पूरे भारत के प्रत्येक राज्य, जिले और तहसील, गांव तक एक सर्टिफिकेट दे दिया कि अब ये ओनली ट्राइब है, नॉट ये कोई डामोर है, ना भील है, ना मीना है, ना ग्रासिया है, ना सहरिया है, कोई नहीं है, ये सिर्फ ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी। एक सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे आंध्रा में मिले, चाहे आसाम में मिले, चाहे मणिपुर में मिले, चाहे राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में मिले। 1848 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सर्टिफिकेट दिया, शेड्यूल्ड कास्ट। उस अनुसूची में सम्मिलित जातियां जो 1848 है, उनको भी मात्र एक पहचान होगी, अब उनको एससी सर्टिफिकेट मिलेगी। तीसरा, जब उनको अवसर नहीं मिला और उसके लिए उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया और उन्होंने आयोग बिठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया, और काका कालेलकर का आयोग बना और वो नहीं चला। बाद में मंडल आयोग बना और मंडल आयोग में 3743 जातियों को जोड़कर एक सर्टिफिकेट दिया गया। ये मूर्खता वाला काम था, बड़ी मूर्खता वाला काम था। समझदार तो अब हम पैदा हुए, समझदार तो हम पैदा हुए, वो तो मूर्ख थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया।
उद्देश्य था आप लोगों का पेट पालना, आपको नौकर बनाना। चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक नौकर होते हैं, आपको पता है कि नहीं है? मेरे नौकरी छोड़ने का रीजन यही था कि जब तक मैंने उसको अपना प्रोफेशन समझा तब तक मैं टीचिंग क्लास काम किया, पढ़ाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये अब मेरी गुलामी है, अब मुझे नौकर बनाया जा रहा है, मैंने 13 साल की सर्विस रिजाइन कर दी। मुझे नहीं मंजूर है तुम्हारी गुलामी, मुझे मेरा पैसा पसंद है। तुम अपनी तनख्वाह पर अगर मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाने दोगे तो मैं समाज में जाके समाज के लोगों को पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का काम जारी रखूंगा। इस प्रकार से जो रिजर्वेशन हमें दिया है, ये रिजर्वेशन हमारे पेट पालने का काम नहीं है। दूसरी बात, रिजर्वेशन अगर मिला है हमें और जिसकी वजह से हम लोग कुछ काबिल बने हैं, कुछ करने लायक बने हैं, और उनमें से अधिकांश रिटायर हो चुके हैं, अब नहीं है, तो रिजर्वेशन में कितने पदों पर जाओगे? जितने सरकारी पद होंगे उतने पे ही तो जाओगे ना, उतने पे ही तो जाओगे। या ये कह दो कि हमारी भीलों की संख्या इतनी है इसलिए यहां पर 200 नहीं 2000 पद बनाओ या 5000 पद बनाओ, ऐसा तो नहीं होना। जितने उनके पास पद होंगे उतने पे ही भर्ती निकलेगी, उसमें भर्ती में आपका हिस्सा आपको मिलना चाहिए, ये हमारी वक्तव्य है। रिजर्वेशन की मांग गलत नहीं, मिलना चाहिए, क्योंकि हम वंचित लोग हैं, सदियों से हमें अवसर उपलब्ध नहीं होने दिया गया, तो रिजर्वेशन एक अवसर है और वो मिलना चाहिए। लेकिन जानते हो, जिस रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने के लिए आप जब जागे हो उस समय रिजर्वेशन बचा कितना? एमपी साहब, खाली एमपी साहब तो अभी बने होंगे, लेकिन पहले विधायक भी रहे, 5 साल उन्होंने भी बहुत कुछ किया, उससे पहले पढ़े भी होंगे। आज रिजर्वेशन है कहां जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो? 90% महकमे प्राइवेट कर दिए गए हैं, निजीकरण कर दिया गया है, और वहां पर तुम्हारा कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। जहां पर वो नहीं कर सकते थे प्राइवेटाइजेशन, सरकारी महकमे, पंचायत समिति हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, कोई और चीज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, वाटर वर्क्स हो गया, वहां पर उन लोगों ने संविदा लागू कर दी, तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो मर चुका है, खत्म हो चुका है, उसको जिंदा करने की बात कर रहे हैं। जिस समय हम चिल्ला रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, आरक्षण समाप्ति की ओर जा रहा है, उस समय हमारे लोग हम पर हंसते थे, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? 2010 में मैंने पहला नारा दिया था, एमपी साहब, पहला नारा दिया था 2010 में आगरा से, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो अभियान मैंने शुरू किया। मैं अधिकारियों के पास जाता था, पढ़े लिखे लोगों के पास जाता था, हंस करके, व्यंग्यात्मक हंसी हर करके मुझसे कहते थे, कौन खत्म कर रहा है, और कोई काम धंधा है नहीं क्या? मुझे कहते थे, और कोई काम धंधा है नहीं आपके पास? मैंने कहा साहब, संविधान खत्म हो चुका है, लागू है नहीं, ये तो पहले ही पता है, बचाना जरूरी है। नहीं मान रहे थे। आज पूरे भारत के अंदर हर राजनीतिक पार्टी, हर बच्चा अधिकारी को, कर्मचारी, सारे के सारे सड़क पर है कि संविधान बचाना चाहिए। क्यों भैया, उस समय मैं झूठा था। रिजर्वेशन हमारे प्रतिनिधित्व का मामला है। रिजर्वेशन को अगर आप सिर्फ अपने रोजगार से समझ करके संबंध रखोगे, तुम नौकर के अलावा कुछ नहीं बन सकते, चाहे वो आईएएस बन जाओ, चाहे आरएएस बन जाओ, तुम इसे रोजगार तक सीमित रखोगे। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है। किसी भी ऑफिस में अगर हमारा कोई बंदा रिजर्वेशन से या बिना रिजर्वेशन से वहां पर बैठा हुआ है, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो हमारा नुमाइंदा है। जैसे हम नुमाइंदे चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, वैसे ही वो नुमाइंदे हर डिपार्टमेंट के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, वहां हमारे नुमाइंदे के रूप में होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा? क्या ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा। जब मौका मिलता है सबसे पहले हमें ही खाने का काम करता है। रिजर्वेशन को सही ढंग से किसी ने समझा भी नहीं। आज अगर बात आती है तो मैं यह कहना बिल्कुल ही वाजिब समझूंगा, और कहना नहीं भी चाहता हूं तो कुछ लोग कहने के लिए मजबूर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं।
अभी बिरसा मुंडा की कोई खाल उधेड़ रहा था। अबे ये ज्ञान लाते कहां से हो मेरे मालिक? हाथ जोड़कर विनती है, ये लाते कहां से हो? अभी तक राजकुमार रोहत जी ने, हमने, भैरूलाल जी ने, आप लोगों ने कभी नहीं सुना कि बिरसा मुंडा की खाल उतारी गई। उनको जेल के अंदर, पुलिस थाना अंदर जेल होती थी, वहां पर जहर दिला करके, जो दातुन कुल्ला करने का पानी दिया जाता था, उसमें जहर मिला करके दिया और उनकी हत्या की। समाज को गुमराह करने का काम ना करें प्लीज, मेरा निवेदन है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे एक भी मेरे साथ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मेरे साथ में, लेकिन गलत समझौता कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। समाज को साथ जाने नहीं, गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं बात कहे बिना नहीं रहूंगा। हम लोग एक बात कहते हैं, हाँ मैंने कहा था भीनमाल के अंदर सबसे पहले, भीनमाल के कार्यक्रम सम्मेलन में मैंने कहा था कि डीटीएस से हमारी वाजिब मांग है, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा किए बिना यह संभव नहीं है। प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ये एमएलए को फाइलें पकड़ा लेने से या कोई लेटर पकड़ा लेने से ये सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें कम से कम 2/3 बहुमत से राजस्थान सरकार के अंदर इसका जो रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठहराव पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र में, लोकसभा में और संसद में जाएगी और वहां से फिर राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा, तब जाकर के ये संभव है। और इस प्रोसेस में लग जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। इस आंदोलन में अगर कहीं पर लड़ना भिड़ना पड़ा, गोली खानी पड़ी, तो हम सबसे आगे रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होने वाला। इसलिए शायद मुझसे लोग ये थोड़ा भिन्न भी रहते हैं कि क्या देते हैं, अरे कहना पड़ता है। ये दाढ़ी सफेद हुई है ना, ये कोई धूप में नहीं हुई है, ये आप लोगों के बीच में आ करके किया है। सिर के सारे बाल उतर गए, एक बाल भी नहीं बचा है। कि कुछ किया है तब बना है, ऐसा ही नहीं किया। रही बात, मैं कहता हूं कि हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़नी चाहिए ये लड़ाई कागजों में ज्यादा लड़नी होगी, सड़कों पर कम लड़नी होगी। कागजों में हमारे सच्चे प्रतिनिधि जो हैं वो अगर आवाज उठाते हैं, तो अगर वो बात होती है, तो निश्चित है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। चांद और तारे उतार के नहीं लाए जा सकते, लेकिन धरती पर जो काम है वो संभव है, हो सकता है, लेकिन प्रोसेस में चलना पड़ेगा, विधि से चलना पड़ेगा। कुछ लोग डीटीएस को लेकर के ऐसा भी कह रहे हैं, मान्यवर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एमपी साहब, आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)(1) वकील साहब को पता होगा, ये बोल रहे हैं। हमने वकीलों की बहस करवाई, अरे हम तो खैर कह रहे थे, 25-30 साल से कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने अपने पर भरोसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछा, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा, अरे भाई ये 16(4) और 16(4) का है क्या? 16(4) शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो लिस्टेड जातियां हैं, उनके अलावा जो लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय आर्टिकल 340 लागू नहीं हुआ था, कमीशन नहीं बना था। कमीशन बनने का बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 में प्रावधान डाला था, लेकिन बना नहीं था, नहीं बना था, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 16(4) में डाला कि जो जातियां एससी और एसटी के अलावा पिछड़ी हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वो पिछड़ी है, उनको भी अवसर दिया जाए। राज्य सरकारें अवसर देने से वंचित नहीं करेगी, ये प्रावधान है। 16(4) क्लोज 1 जिसकी बात करते हैं, 16(4)(1) के अंदर क्या आता है? 16(4)(1) में एससी और एसटी के प्रमोशन का मामला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पढ़ लो पहले, उसके बाद में बात करो। ऐसा हवाला देकर के क्यों गुमराह करने की कोशिश करो? सीधा सीधा कहो कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे सरपंच है, उससे लेकर के सारे लोग जलजल हो जाओ और संविधान में संशोधन करवा करके हमारे लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था करो। हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो एक तो बात यह है कि हम लोगों को ये लड़ाई लंबी है और लड़नी पड़ेगी और सिस्टम से लड़नी पड़ेगी, तब हम जीत पाएंगे। नहीं तो मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि हमारी हो सकता है कि 1-2 पीढ़ी इसमें लग जाए।
सोमजी भाई डामोर भिलिस्तान बनाना चाहते थे और हमने सोमजी भाई डामोर के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। आज वो शायद 85 साल के ऊपर हो गए हैं, ठीक है, और भिलिस्तान वहीं का वहीं पड़ा। कुछ चीजें होती है जिनको सिस्टम से करना पड़ता है। अब बात आती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हुआ, आज जालोर में है। जालोर के लोगों का मामला नहीं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, राजकुमार जी रोध साहब को जब रामसर में स्वागत के लिए बुलाया गया और उनको बुलाया गया, तब लोगों ने कहा ताराराम को नहीं बुलाना। कुछ लोगों ने कहा, लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने। तो फिर कुछ लोगों ने कहा तो लोगों ने पूछा, क्यों नहीं बुलाना चाहिए? बोला वो 21 तारीख के भारत बंद के समर्थन में थे। ये बात मैंने आपका समर्थन किया ना। आज दादा को कोई नहीं जानते थे, मैं नक्शा वाला अमूल जी चौपानी जानते थे, दादा के हाथ घूम ना। ठीक 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 ठीक, वो अपना अंदरूनी विषय अब बात करेंगे, अंदरूनी विषय हमारा मामला। मैं टेक्निकल पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूं, मैं इस पे नहीं जा रहा, घरेलू झगड़े में नहीं जा रहा, मैं टेक्निकल पॉइंट पे बात जा रहा हूं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि हम ताराराम जी को रामसर के कार्यक्रम में इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि ताराराम जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर 2500 सालों के बाद, 2500 सालों के बाद किसी एक पुरखे ने हमें बांधने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। अगर सुप्रीम कोर्ट तो क्या, चाहे इस देश की कोई बड़ी से बड़ी ताकत या अदालत भी अगर इसको तोड़ने का काम करेगी, ताराराम महना उसके अगेंस्ट खड़ा रहेगा, चाहे फांसी, गोली, जेल, कुछ भी। मैंने एक पोस्ट डाली थी, कुछ लोगों को थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि अगर कोई भी बुरा मत मानना, अगर यहां भी कोई है तो बुरा मत मानना। अगर किसी आदमी के अंदर कोई कमी होगी, या फिर सीधी भाषा में कहें, पहले माफी मांग लेता हूं, कोई हो तो बुरा मत मानना, कि अगर किसी को बैठी हुई सभा में ये कहा जाए कि एक काना, तो दो हाथ वाले को बुरा क्यों लगेगा? ठीक है ना, नहीं लगना चाहिए ना। तो जब हमने बात कही कि ये उपवर्गीकरण, ये हमारे समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरएसएस के बिना नहीं आता, ये भी आप लिख के ले लो। सारा काम, क्योंकि वहां पर आरएसएस के कैडर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं सारे वो बैठे हुए हैं, वो फैसला दिलाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से थप्पड़ मरवाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ मारता है, फिर मोदी जी जैसे लोग पार्लियामेंट वाले आते, नहीं 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 नहीं, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। खेल को समझने की कोशिश करो, ये खेल कहां से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है उपवर्गीकरण होना चाहिए, और भारत की लोकसभा यानी भारत सरकार कहती है कि नहीं होगा, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। अरे कर दिया, कर दिया। 21 तारीख को वाल्मीकि यानी भंगी नेकवाड़ों के सामने खड़े थे, भील मीनाओं के सामने खड़े थे, कर दिया। उनका खेल जो करना था वो तो कर दिया। आपके दिलों के अंदर जो नफरत पैदा करनी थी वो तो कर दी। अब कागजों में चाहे हो चाहे न हो, मोदी जी कह रहे नहीं, यथावत रहेगा। तुम्हारे अंदर जो नफरत पैदा कर दी वो भी हो गई, तो नफरत भी पैदा हो गई, उनका काम भी हो गया, और कह भी दिया नहीं हो गया। खेल को समझो, षड्यंत्रों को समझो। मेरी एक पोस्ट में कुछ लोगों को बुरा लगा था कि ताराराम जी ने कहा कि समाज कबूतर है, जो कबूतर होगा उसी को कबूतर कहूंगा। हाँ? कबूतर को ही कबूतर कहा जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि कबूतरों को चुग्गा तो दिख रहा है, लेकिन जाल नहीं दिख रहा, और चुग्गा डालने वाला चुग्गा कोई देने के लिए नहीं डालता। शिकारी जब चुग्गा डालता है ना तो जाल पहले बिछाता है। तो हमारे दुश्मन ने जाल बिछाया, जाल बिछा करके फिर चुग्गा डाला, और हम लोग कह गए नहीं अब हमें मिलेंगे। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। फिर एक नारा और छोड़ दो, एक नारा और छोड़ दो, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लो।
क्या परिवर्तन करना होगा आपको? परिवर्तन करना होगा जय जोहर का नारा है, जोधपुर पाली संभाग हमारा है। कर दो, मंजूर है तो करो। बात देश के हुक्मरान होने की करते हो, फक्र महसूस करते हो कि हम देश के मालिक हैं। अरे आपको आज एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, शायद ये विवादित धरती है, फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। यहीं से सारे विवाद खड़े होते हैं, उसके बाद में भी आए में पता नहीं क्यों मुझे बुला लेते हैं। मैं कहता हूं आज भारत के अंदर रहने वाले डीएनए के आधार पर विदेशी यूरोप जो यहूदी हैं, उनके अलावा सेम डीएनए की जितनी भी कास्ट जातियां हैं वो पूर्व में कभी न कभी भील थी। बाल काटा नाई बन गया, कपड़ा काटा दर्जी बन गया, लोहे का काम किया लोहार बन गया, लकड़ी का काम किया सुथार बन गया। उससे कोई बदल नहीं गया, काम बदला है, डीएनए नहीं बदला। डीएनए नहीं बदला, काम बदला है। हमारा डीएनए सबका एक है। यहां पर हमारे बाड़मेर जालोर के अंदर 56 कौम है। उन 56 कौम का और पूरे भारत की 6743 जातियों का डीएनए एक है, खून एक है। मैं चैलेंज करता हूं, हर बार लोगों को चैलेंज करता हूं, आ जाओ डीएनए टेस्ट करवा लेते। कोई आता ही नहीं। अभी राजकुमार जी ने भी डीएनए भेजा भी और कहा टेस्ट कर लो भाई, तो कोई करता ही नहीं है? कोई करता नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि डीएनए बहुत खतरनाक है, इससे मामला रफा दफा हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो फैसले हैं, इन फैसलों के पीछे एक छुपी हुई साजिश रहती है। आप भोले भाले लोग हो, आप किसी की बातों में आकर के मान लेते हो कि ये तो हमारे फायदे का मामला है। अगर आप कहेंगे कि भीलों को अलग से अलग कर दिया जाए, तो आप ये नहीं मान रहे हैं कि जो 12% आपको मिल रहा है वो आपको सिर्फ 5% पे सीमित हो जाएगा बाड़मेर और जालोर में। 12% राजस्थान में जो रिजर्वेशन है ट्राइब का, एसटी का, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा भीलवाड़ा से शामिल करके 90% और 80% आबादी है, वहां को शामिल कर करके मीणाओं को, ग्रासियों को, शहरियों को मालूम करके है। अब कर दो सबको अलग अलग जाति भाई, फिर जालोर और यहाँ तो भील तो 5% भी नहीं है, फिर आपका रिजर्वेशन 5% पे आकर के अटक जाएगा 12 की बजाय। हमारा नुकसान होगा या फायदा? हाँ, मैं इसके लिए कुछ सरकारों की तारीफ नहीं कर रहा। सरकारों की जिम्मेदारी थी भारत के संविधान के आर्टिकल 45 के तहत कि उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन दी जाए। निःशुल्क और अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान संविधान में है। अगर सरकारों ने सौतेला व्यवहार न करते हुए भीलों के लिए भी शिक्षा के प्रबंध कर दिए होते तो वो भी कंपटीशन फाइट करने लायक हो जाते, और उन लोगों में भी। लेकिन वो जानबूझ करके कुछ लोगों को वंचित रखते हैं। उन्होंने जानबूझ करके मीणाओं को आगे लाया, और जब मीणाओं ने ये ऐलान कर दिया कि अगर मीना घर बैठ गया तो सरकार पूरी जाम हो जाएगी, सचिवालय में हम हैं, ठीक है ना, सरकारों में हम हैं, बैंकों में हम हैं, रेलवे में हम हैं, LIC में हम हैं, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मीणाओं में घमंड आ गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुर्जरों को खड़ा किया और कहा कि मांगो मांगो। तो गुर्जरों को पता नहीं था कि मिलने वाला नहीं है, लेकिन मांगने का कहा तो मांगने लग गए। बेहतर गुर्जर गोली से मर गए, कई लोग जेलों में चले गए। सारा खेल हुआ, उसके बाद में पता चला कि ये तो नहीं हो सकता। तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए इस तो बंटवारे के हम लोग तो कभी भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि समाज को बड़ी मुश्किलों से जोड़ा जाता है। रिजर्वेशन एक ऐसी जाजम है, रिजर्वेशन जो ओबीसी को भी बाबा साहब ने दिलवाया, वो और SC ST सब मिलकर के एक आरक्षण की जाजम पे एक जगह बैठ सकते हैं, उनका भाईचारा निर्माण हो सकता है। ऐसी उनकी भावना थी, इसलिए उन्होंने वो मेहनत की थी। और आज हमारा दुश्मन हमें तोड़ने में लगा हुआ है और हम उनका समर्थन और स्वागत कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपका ऐसा स्वागत करते रहिए, ठीक है ना। हमें कोई ऐतराज नहीं है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। जाति का वर्गीकरण ये हमारे समाज के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा घातक होने वाला है बाबूजी, बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। आज उसके परिणाम हमें नहीं दिखेंगे, इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा, लास्ट बात कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो जरूरत है तो अपने अंदर अवेयरनेस, जागृति लाने की और अपने बच्चों में एजुकेशन लाने की।
अगर ये 2 काम हम कर लेते हैं तो हमें दुनिया में कोई पीछे नहीं रख सकता। अभी भाई कह रहे थे कि हम पहाड़ों को तोड़ देते हैं, जहां पहाड़ थे वहां हमने खड्डे कर दिए बड़े बड़े, और जहां पर कुछ नहीं था बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। ये भीलों से ही संभव हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ना आपको वे में पड़ेगा, रास्ते में पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने थोड़ा शायद जोश कह दो या गुस्सा कह दो, माफी चाहूंगा। हाँ, उनको जाना भी है, मैं थोड़ा क्या कह सकते हैं इमोशनली बात पे आ गया, इसलिए माफी चाहता हूँ कि समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया। लेकिन इतना मेरा निवेदन आपसे आखिर में ज़रूर है कि समाज के लिए लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, लेकिन कभी भी समाज को गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे समाज का विरोध भुगतना पड़े, चाहे कुछ लोगों का विरोध भुगतना पड़े, चाहे मुझे दुश्मन की हर सजा भुगतनी पड़े। धन्यवाद। बिल्कुल शानदार, जोरदार।